हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे 11th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें दिया था एंटोनी लेवोस्फेयर में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो मास है it can neither be created or destroyed in a chemical or physical reaction but can be converted into one form to another। तो जब भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जो ओवरऑल मास है वो क्या रहता है, हमारा सेम रहता है। सो इफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कंप्लीटली, अगर एक रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज हमारे पास क्या है, एक कार्बन का एटम, इसका मास होता है 12U। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसका मास होता है 32U। और हमारा क्या बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से CO2, इसका मास होगा 44U। तो ओवरऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास क्या होगा, सेम होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये लॉ दिया हमारा जोसेफ प्राउस ने। Okay, according to this law, a compound always contain exactly the same proportion of element by weight। कि अगर आप कोई भी कंपाउंड लोगे, अगर आप उसके एलिमेंट्स का वेट चेक करोगे, द proportion of their weight is always same। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने वाटर लिया और वाटर का कोई भी आपके पास क्या सोर्स है, यू हैव एनी सोर्स, वाटर इज ए कंपाउंड, आपके पास रेन वाटर है, सी वाटर है, मिनरल वाटर है। तो जब भी आप मास पता करोगे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2U, ऑक्सीजन का होता है 16U। तो आप कोई भी सोर्स ऑफ वाटर ले लो, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इनका रेशियो क्या होगा 2:16। अगर हम सिंपल रेशियो लिखें हो जाएगा 1:8। तो हमेशा किसी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स है उसका प्रोपोर्शन का जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, और ये लॉ दिया था हमारा डाल्टन ने। ओके, अब ये लॉ बताता है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। सपोज आपके पास दो एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है, ये दो कंपाउंड्स बना रहा है। एक है हमारा H2O और एक दूसरा बना रहा है H2O2। ये वाटर है, ये है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। अब हम बोलते हैं कि हमने एक एलिमेंट का मास क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो अगर आप हाइड्रोजन का मास देखोगे, दोनों में हाइड्रोजन का मास क्या है, सेम है और क्या है, फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, द मासेस ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आने रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो आएगा हमारा स्मॉल होल नंबर मींस 1:2। तो हमने एक का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया हाइड्रोजन का मास, और ऑक्सीजन के मास की अगर हम रेशियो निकालेंगे दैट इज ऑलवेज द सिंपल होल नंबर रेशियो। सिमिलरली अगर आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें हमने एक एलिमेंट का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कार्बन का मास क्या है 12 and 12, और ऑक्सीजन का अगर हम मास देखेंगे हो जाएगा 16 and 32। तो कार्बन के मास को अगर हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, और हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे ऑक्सीजन के मास की, दैट विल ऑलवेज बी स्मॉल होल नंबर विच इज 1:2। तो ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ है हमारा गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ हमें बताता है when gases are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all the gases are at same temperature and pressure। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज हमारे पास है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हमारे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, वो कंबाइन करके बनाता है हमारा 2HCl, और ये तीनों किसकी फॉर्म में है, ऑल आर इन ए फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, तो हम इसका स्टाइशियोमेट्रिक अगर आप रेशियो नंबर देखोगे, इसका 1 1, इसका क्या है 2, तो इसका जो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम होगा, तो अगर हम 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लेंगे, 1 वॉल्यूम क्या लेंगे, क्लोरीन, तो हमें 2 वॉल्यूम HCl मिलेगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सिंपल रेशियो। इसका मतलब क्या, 1 वॉल्यूम का मतलब है कि आप कोई भी, सपोज आपने लिया 1 ml हाइड्रोजन, 1 ml हाइड्रोजन लिया, 1 ml क्लोरीन लिया,
तो आपका मिलेगा 2 ml HCl। सिमिलरली अगर आप 1 लीटर लोगे हाइड्रोजन, 1 लीटर क्लोरीन, आपको मिलेगा 2 लीटर ऑफ HCl। तो हमेशा इनकी जो रेशियो होगी दैट विल बी सिंपल रेशियो, और याद रखना तभी होगा जब ये सारी गैसेस क्या है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो हमारा लास्ट लॉ है वो है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या बोलता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं और उन गैसेस को हमने रखा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। सपोज हमारे पास 3 गैसेस है, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तीनों का वॉल्यूम क्या है इक्वल, हमने लिया है 1 लीटर। तो अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है और गैस हमने लिया है इक्वल वॉल्यूम, इन सब में क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सेम होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। ठीक है, हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कैसे बताऊंगा कि सपोज आपके पास क्या है, एक एटम है किसका, कार्बन 12 का। अब कार्बन 12 में कितने टोटल, इसका मास नंबर अगर आपको पता है, इसका मास नंबर क्या होता है 12। तो टोटल इसका जो भी मास होता है इस बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और टोटल इसका मास नंबर क्या होता है 12 होता है। तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं कार्बन में होते हैं, कार्बन 12 में होते हैं 12। तो अगर हम 12 को डिवाइड कर दें किससे 1/12 से, तो हमें क्या मिल जाएगा मास ऑफ 1 प्रोटॉन स्लैश न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट मास क्या होता है सेम होता है। तो अगर हम कार्बन के 12 टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, इसका मास नंबर 12 होता है, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मास ऑफ 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हम इसे साथ में भी ये भी कह सकते हैं मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। तो हमने ये जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 है इसको हमने क्या लिया एक यूनिट बना लिया। जैसे हमारे पास एक वेट होता है केजी का, केजी से हम बाकी चीजें मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली साइंटिस्ट ने क्या किया 1/12 ऑफ कार्बन 12 को एक वेट का यूनिट बना लिया। तो सपोज हमारे पास एक वेइंग मशीन, ठीक है, वेइंग मशीन में आपने एक तरफ ऑक्सीजन रख दिया है और दूसरी तरफ क्या लिखा है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो हमें क्या पता करना है कि ऑक्सीजन का वेट कितना है। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 कितने यूज होंगे, ठीक है, अगर हम इसको एक यूनिट लेंगे तो कितना यूनिट होगा, ऑक्सीजन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमने क्या लिया 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन को हमने लिया 1 AMU। ठीक है, तो ऑक्सीजन से अगर कंपेयर करेंगे, अगर हमने एक ऑक्सीजन रखा तो हमें 16 यूज होंगे 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16U। तो पिछले जमाने में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मास ऑफ एटम, तो हम हमेशा यूज करते थे रिलेटिव एटॉमिक मास, ताकि हमें एक कार्बन का मास पता है उसको 12 से डिवाइड करके हमने उसको AMU बना दिया 1 AMU, और उस 1 AMU को हम बाकी एलिमेंट से कंपेयर कर सकते थे। ठीक है, जब हम साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उन्हें पता चला कि 1 AMU का जो एक्चुअल मास होता है, जो अभी हमें पता चला कुछ साल पहले, इसका होता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, और हमने अब जो AMU है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है दूसरे यूनिट से, उसको बोलते हैं U, और U बोलते हैं हम यूनिफाइड मास। तो हम AMU की जगह U भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। ये जो भी मैंने एटॉमिक मास लिखे हैं तो ये आपको याद रखने हैं, बिकॉज इट विल बी यूजफुल फॉर ऑल द डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, हीलियम का होता है 4U, लिथियम का 7U, बोरॉन का 10U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम का है 52, मैंगनीज 55, आयरन 56, कॉपर 63.5 एंड सिल्वर 108U। तो मोस्टली आपको ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके क्या करने हैं, आपको एटॉमिक मास याद रखने हैं, क्योंकि हमारी जो बाकी कैलकुलेशंस हैं उसमें ये क्या होगा यूजफुल होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। अब जो एवरेज एटॉमिक मास है, आप कभी भी पीरियोडिक टेबल देखोगे, अगर आप डिफरेंट एनिमल्स देखोगे तो उसमें जो भी उनका मास होगा दैट मास विल बी इन डेसिमल।
मास डेसिमल्स में क्यों आता है? क्योंकि हम जो मास है वो आइसोटोप्स के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो हर एक एलिमेंट्स है उसके क्या होते हैं, इट हैज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है, एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सारे एलिमेंट्स के जितने भी आइसोटोप्स हैं तो उसके एवरेज मास को हम क्या लिखते हैं, वी विल राइट इट टुगेदर। तो व्हेन आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस मींस कि वो नेचर में कितना परसेंट प्रेजेंट है, आर टेकन इनटू अकाउंट। आइसोटोप और उनकी जो परसेंटेज है उसको हम अकाउंट में लें तो हमें मिलता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। अगर मैं इसको सिंपल समझाऊं एग्जांपल से, सपोज हमारे पास है क्लोरीन 35। क्लोरीन 35 का मास क्या है, 35। ये परसेंटेज में पाया जाता है 75%। और क्लोरीन 37 का मास है 37 और ये परसेंटेज पाया जाता है 25%। तो हम एवरेज मास कैसे निकालेंगे, हम करेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट 35 इंटू परसेंटेज जो है 75% एंड 37 इंटू 25%। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे 35 इंटू 75/100, 37 इंटू 25/100। जब हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा मास आएगा 35.5 U। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास में याद रखना इंपॉर्टेंस कितनी होती है कि वो कितनी एबंडेंस में नेचर में प्रेजेंट होता है वो आइसोटोप। सपोज क्लोरीन 35 ज्यादा परसेंटेज में इट इज फाउंड इन नेचर, सो दैट्स व्हाई जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी क्लोज टू द 35 क्योंकि ये ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो हमने ऑलरेडी एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है, हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी बात की है। तो हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को अगर हम उसका सम करते हैं हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास। सपोज आपके पास है CH4, कार्बन का वेट कितना होता है 12U, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 4 और हर एक का मास होता है 1U। तो टोटल मास कितना हो जाएगा हमारा 16U। ठीक है, अब वाटर की बात करेंगे, हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्या होता है 16, तो इसका मास हो जाएगा 18U। ये जो C6H12O6 है इसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। कार्बन का होता है 6 × 12, हाइड्रोजन कितना होता है 12 × 1, ऑक्सीजन क्या होता है 6 × 16। तो ओवरऑल जब हम इसका मास कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा हमारा 180U। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3, 48 + 12 is 60 + 40 is 100U। ओके, HNO3 की बात करेंगे, हाइड्रोजन का मास होता है 1, नाइट्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो टोटल ये हो जाता है हमारा 63U। अगर हम बात करेंगे H2SO4 की, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं 2 × 1, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो टोटल हमारा मास आ जाता है 98U। नेक्स्ट हम बात करेंगे C12H22O11, इसे हम सुक्रोज भी कहते हैं। कार्बन कितना होता है 12 × 12, हाइड्रोजन 22 × 1 एंड ऑक्सीजन 16 × 11। ठीक है, तो ओवरऑल मास हो जाता है इसका 342U। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, तो ओवरऑल इसका मास आ जाता है 44U। तो कभी भी आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इसके एटम्स का मास को ऐड करके यू कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मूला मास। याद रखना फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स में देयर आर 2 टाइप ऑफ आयंस व्हिच इज प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सपोज हमने एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड का। ओके, अब इसमें याद रखना कि इसमें क्या होता है, सोडियम के पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, क्लोराइड के नेगेटिव क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो अपने आप को एक 3D स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है, दे विल अरेंज देमसेल्फ इन ए 3D स्ट्रक्चर। अगर आप 3D स्ट्रक्चर को देखोगे सपोज ऑफ NaCl, तो एक सोडियम को अराउंड 6 क्लोराइड आयंस क्या करते हैं, सराउंड करते हैं एक सोडियम के आगे पीछे, और एक क्लोराइड के आगे पीछे कितने होते हैं, 6 सोडियम्स आर प्रेजेंट। तो
इसमें क्या होता है कि सोडियम एंड क्लोराइड जो आयंस होते हैं वो एक एक प्रेजेंट नहीं होते हैं, सो दे आर प्रेजेंट टुगेदर इन ए फॉर्म ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम एक क्रिस्टल की बात करें तो एक क्रिस्टल में कितने सोडियम होते हैं, अराउंड 6 सोडियम एंड 6 क्लोराइड्स आर प्रेजेंट। रेशियो इसका क्या होता है 6:6। तो हम क्या करते हैं, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है NaCl का 6:6 का 1:1, तो तभी हमारा क्या बनता है NaCl। तो याद रखना आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंगल एंटिटी। आपको एक सोडियम के साथ एक क्लोराइड नहीं दिखेगा, आपको ग्रुप ऑफ सोडियम एंड ग्रुप ऑफ क्लोराइड आयंस यू विल फाइंड। तो आप क्या करते हो, उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हो और उस सिंपलेस्ट रेशियो के बाद जो आपका क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है, उसका आप मास निकालते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मास। तो इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। द फॉर्मूला मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम। हम सम करते हैं एटॉमिक वेट ऑफ द एटम इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का हम क्या निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला का सम करते हैं, तो हमें मिलता है फॉर्मूला मास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बोलते हैं हम मोल कंसेप्ट। सबसे पहले हम याद रखना जो मोल है इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे पहला जो इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, हम मोल को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर। याद रखना मोल इज ए पर्टिकुलर नंबर। कभी भी हम किसी कंपाउंड का 1 मोल के बारे में बात करेंगे तो इसको हम एक पर्टिकुलर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास डजन होता है, डजन मीन्स 12, सेंचुरी मीन्स 100, मिलेनियम मीन्स 1000। सिमिलरली 1 मोल इज इक्वल टू ए नंबर, उस नंबर को हम शॉर्ट में लिखते हैं Na और ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर याद रखना किसके इक्वल होता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। तो किसी के साथ भी कोई भी पार्टिकल हो, चाहे हमारे पास आयन हो, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, 1 मोल ऑफ जिसका भी है दैट विल बिकम इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, 6.022 10⁻23 अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, हमारे पास सपोज है 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम है, तो सोडियम क्या है, एक एटम है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। सिमिलरली 1 मोल ऑफ H2 एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ H2 किसके इक्वल होगा 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। Similarly, 1 mole of magnesium ion is equal to 6.022 10⁻23 ions of magnesium। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो n क्या होता है हमारा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, कितने हमारे क्वेश्चन में पार्टिकल्स दिए हैं, डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, गिवन एटम विच इज 6.022 10⁻26 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10⁻23। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 26 से क्या होगा 3, सो आपको मिल जाएंगे अराउंड 1000 मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3.011 10⁻21 molecules of oxygen, so that n is equal to 3.011 10⁻21, ये हो जाएगा 6.022 10⁻23। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा आ जाएगा 1/200 मोल्स, और यू कैन राइट 5 into 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए जिसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या गिवन है, सो व्हाट यू कैन डू, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको क्या मिलेंगे, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यू विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम बात करते हैं मोल्स की इन टर्म्स ऑफ मास। ओके, सबसे पहले मोल को हमारा जो इसका सिंबल होता है वो n होता है, और इसको मास में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास अगर सपोज कोई एटम है तो उसका एटॉमिक मास लेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर है तो उसका क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अगर हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम्स में, वो क्या बन जाता है हमारा मोलर मास। इसका क्या मतलब है कि 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। एग्जाम्पल, सपोज आपको दिया हुआ है 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है,
तो 1 मोल ऑफ सोडियम का कितना मास हो जाएगा 23 ग्राम्स। अगर हमें पूछा है 1 एटम ऑफ सोडियम तो इसका मास हो जाएगा, अगर 1 एटम दिया हुआ है सोडियम का, इसका हो जाएगा 23 U। ओके, तो 1 मोल कितना होता है 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम का कितना वेट हो जाएगा 23 ग्राम्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ H2 कितना मास हो जाएगा उसका 2 ग्राम्स। सिमिलरली 1 मोल ऑफ वाटर का मास हो जाएगा 18 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर आप एटॉमिक मास और मोलर मास को किसमें लिख दोगे ग्राम्स में, तो हमारा बन जाएगा 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एटम्स का मास। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा और यू हैव टू फाइंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल आप क्या करोगे, जो भी एटम है उसके मास को कैलकुलेट करके यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हमें दिया है 180 ग्राम ऑफ यूरिया। सबसे पहले यूरिया का स्ट्रक्चर याद रखना, ये होता है NH2CO NH2। अगर आप इसका मास कैलकुलेट करोगे दैट इज मोलर मास, तो आप क्या लिखोगे डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऊपर है 180, ये गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास आपको मिल जाएगा 3 मोल्स। सिमिलरली CO2 का कितना दिया हुआ 13.2 ग्राम्स, तो 13.2 डिवाइडेड बाय 44, 44 क्या होता है मोलर मास ऑफ द CO2, हमारा हमें मिल जाएगा 0.3 मोल्स। सिमिलरली 1.6 ग्राम्स ऑफ kg ऑफ SO2, तो याद रखना kg को आप ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय SO2 का कितना मोलर मास होता है डिवाइडेड बाय 64, तो हमें मिल जाएगा 25 मोल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, अगर हम मोल की बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो हमेशा याद रखना 1 मोल ऑफ एनी गैस किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर्स। तो मोस्टली हमारे क्वेश्चन में दिया होगा 22.4 लीटर्स, ये वैल्यू हम यूज करते हैं। इसको हम डिफरेंट टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 22.4 लीटर्स इज ऑल्सो इक्वल टू 22400 cc सेंटीमीटर क्यूब, ऑल्सो इक्वल्स टू 22400 ml, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22.4 लीटर्स आर इक्वल, लीटर्स एंड डेसीमीटर क्यूब्स आर इक्वल यूनिट। और नेक्स्ट लास्ट हो जाएगा 22.4 10⁻³ मीटर क्यूब, हमारा क्या हो जाएगा इसके मोल्स की वैल्यूज हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन, 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन दिया, तो हाउ मेनी मोल्स इज प्रेजेंट 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, हमें मिल जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली क्लोरीन दिया 44.8 लीटर्स, तो हमें क्लोरीन कितना मिल जाएगा 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 विच इज 2 मोल्स। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मोल। अब मोल की डेफिनेशन क्या है, 1 mole is the amount of substance that contain as many particles or entities। 1 mole में हमें ऑलरेडी पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 10⁻23, so it contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। तो कार्बन 12 आइसोटोप का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम्स, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बिकॉज इट इज 1 मोल 6.022 10⁻23। तो हमने इसी को कंपेयर करके हमने क्या दिया है, कार्बन 12 को कंपेयर करके हमने दिया है मोल का डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सपोज आपको दिया हुआ है 4.8 ग्राम्स ऑफ ओजोन। ठीक है, तो सपोज आपको दिया 4.8 ग्राम्स ऑफ ओजोन और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फाइंड करने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन एंड नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन के स्ट्रक्चर की, उसका स्ट्रक्चर है O3। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा आपको मोल कंसेप्ट से, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको ग्राम में दिया हुआ है उसको आप मोल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4.8 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा O3 का 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 0.1 मोल। तो ओजोन कितना प्रेजेंट है हमारा 0.1 मोल। नेक्स्ट हमारा क्या बनता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने पढ़ा था n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर।
तो अगर आपको गिवन मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर विल गिव यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारा मोल हमने निकाला था 0.1, 0.1 इंटू 6.022 10^23, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे 6.022 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। ठीक है, इतने हमें ओजोन के मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि एक जो ओजोन है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में कितने एटम्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो हमारे पास अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं विच इज 6.022 10^22 मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3 इंटू 6.022 10^22 से हमारा आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10^23 एटम्स। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप ग्राम से क्या कर सकते हो, पहले मोल में, मोल से आप इसको मास में, या आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट, सपोज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.42 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ये है कार्बन 12 H22O11। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हो जाएगा 3.42 और इसका जो मास होता है सुक्रोज का होता है 342। तो आपका आ जाएगा 0.01 मोल, और हम इसको जस्ट लिख सकते हैं इनटू Na। आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, इस शॉर्ट में मैंने लिखा है 0.01 इंटू Na। Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर। तो 0.01 Na कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें पूछा कि इसमें कितने कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है। तो एक सुक्रोज में देयर आर 12 एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। तो आप 12 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कार्बन के टोटल एटम विच इज 0.12 Na। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 0.01 Na, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 11। सो 11 इंटू 0.01 Na से आपको मिल जाएगा 0.11 Na। और लास्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे 22 इंटू 0.01 Na। 0.01 Na का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 22, आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर योर कैलकुलेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा Na की मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको आंसर लिखना है। Na होता है 6.022 इंटू 10^23। मास परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, मास परसेंट भी कहते हैं। सो मास परसेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट इन ए कंपाउंड। सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं। सपोज आपके पास क्या है, वाटर। तो अगर आपको पूछा कि वाटर में हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना, हाउ मच इज द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द वाटर, सो वी विल से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मास देखें हाइड्रोजन का, क्योंकि देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द वाटर होता है 18, 2 by 18 इंटू 100 विच इज 11.11%। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करेंगे मास परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन, तो हम बात करेंगे मास ऑफ द ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द वाटर विच इज 18। तो 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 इज 88.89%। तो हमेशा याद रखना कि मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। और जितना भी हमारा परसेंटेज आया, सपोज आपके पास कंपाउंड है और आपने सारे एलिमेंट्स का क्या निकाल लिया, मास परसेंटेज, तो आप सारे एलिमेंट्स के मास परसेंटेज को ऐड करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा 100%। अब हम बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? It represent exact number of atoms present in molecule of compound. Suppose you have a compound, exactly how many number of atoms are present in a molecule, उसको जो represent करता है। Suppose आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, तो exactly how many number of atoms को जो represent करता है वो हमारा बनता है molecular formula। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट सिंपल रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। सपोज आपके पास मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, तो अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा C1H2O1, तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा ये बनाएगा हमारा एम्पिरिकल
फॉर्मूला। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आता है मास परसेंटेज से यू हैव टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कभी भी आपको मास परसेंटेज दिया होगा तो यू विल कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम्स। जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर लोगे मोल्स में। ठीक है, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल ऑब्टेन द सिंपलेस्ट रेशियो। आप जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है यू विल डिवाइड ईच ऑफ देम विद द स्मॉलेस्ट नंबर। इससे हमें मिल जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन विच इज 4.07%। तो हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन इज 24.27% एंड क्लोरीन इज 71.65%। अगर आप तीनों की परसेंटेज ऐड करोगे तो याद रखना आपको मिलेगा टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 100%। तो ये तीनों का क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज, और साथ में दिया हमें मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका 98.96 ग्राम्स। हमें इसमें निकालना एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स दिए तीनों एलिमेंट्स को लिखेंगे, उनके मास परसेंटेज को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस पूरे सैंपल को 100 ग्राम्स में कंप्यूट कर लेंगे। तो जितना भी परसेंटेज है इस परसेंटेज को हम किस में लिख लेंगे, वी विल राइट दिस परसेंटेज इन ग्राम्स। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इन कंपाउंड्स को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। इन एलिमेंट्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, 4.07 बाय मोलर मास, हाइड्रोजन का मास होता है मोलर मास 1, तो इट विल बिकम 4.04। कार्बन का मोलर मास होता है 12, सो 24.27 डिवाइडेड बाय 12 गिव्स 2.02 एंड 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। 35.5 इज द मोलर मास ऑफ द क्लोरीन, तो हमें मिलेगा 2.02। ठीक है, तो हमें इस स्टेप में तीनों के क्या मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे सिंपलेस्ट रेशो। हम तीनों को डिवाइड करेंगे नंबर्स को जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखोगे आपको मिलेगा 2.02। तो आप 4.04 को 2.02 से, 2.02 को 2.02 से, 2.02 को 2.02 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपलेस्ट नंबर रेशो 2:1:1। ठीक है, अब हम इस नंबर रेशो से क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमेशा याद रखना पहले आता है कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन क्लोरीन। तो कार्बन देखेंगे 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन क्या है 1 है, सो ये बन जाएगा CH2Cl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे x। x क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना दिया हुआ है हमें, मोलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम्स। अब बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इफ यू कैलकुलेट मास ऑफ दैट, तो कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन इज 2, क्लोरीन इज 35.5, तो आपका बनेगा 49.5। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा 49.5। तो 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5 विल गिव यू x विल बी इक्वल्स टू 2। अब फाइनल स्टेप में हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद रखना x इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला विल गिव यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। x हमने कैलकुलेट किया विच इज 2 एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है हमारे पास CH2Cl। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया C2H4Cl2। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइचियोमेट्री क्या है, स्टोइचियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास। हम मास की कैलकुलेशन करते हैं और समटाइम्स वॉल्यूम। तो आप मास और वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर सकते हो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सपोज आपको रिएक्टेंट का मास और वॉल्यूम पता है तो आप प्रोडक्ट का मास एंड वॉल्यूम यू कैन फाइंड, और अगर आपके पास प्रोडक्ट का मास एंड वॉल्यूम पता है यू कैन फाइंड द वॉल्यूम एंड मास ऑफ द रिएक्टेंट। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वी नीड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कभी भी आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया है तो आपको उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। और याद रखना है जो इसके नंबर्स होते हैं, जैसे CH4 हमारे पास एग्जांपल है, CH4G2O2 CO2 एंड 2H2O। तो इसके जो नंबर्स हैं हमारे पास है 1 CH4 2O2 1 CO2 एंड 2H2O। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 1 2, ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
ठीक है, ये नंबर्स क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इन्हीं नंबर्स के हिसाब से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। सपोज आपके पास क्या है 1 मोल ऑफ CH4, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना होगा 1 मोल। 2 मोल्स ऑफ O2, तो ये कितना हो जाएगा 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो हो जाएगा 2। 1 इज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 1, तो 2 हो जाएगा हमारा 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है 1 मोल होता है 22.4 लीटर्स, तो अगर ये 1 मोल है ये हो जाएगा 22.4 लीटर्स, अगर ये 2 मोल्स है ये हो जाएगा 44.8 लीटर्स, अगर ये 1 मोल है 22.4 और 2 मोल्स हो जाएगा 44.8 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास के बारे में। हमें पता है CH4 का कितना मास होता है, इसका होता है 16 ग्राम्स। ठीक है, O2 का मास होता है हमारा 32 और हमारे पास है 2 मोल्स हैं तो ये हो जाएगा 64। अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ CO2, इसका मास हो जाएगा 44 एंड 2 H2O, एक H2O का होता है 18 ग्राम्स और 2 का हो जाएगा 36 ग्राम्स। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू पता है, सपोज आपके पास है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप वाटर का कैलकुलेट कर सकते हो, आप CO2 कैलकुलेट कर सकते हो, आप CH4 कैलकुलेट कर सकते हो। सो यूजिंग दिस नंबर्स आप किसी की भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन। तो इन्हीं कैलकुलेशन को बोलते हैं हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब हम बात करेंगे कुछ स्टोइचियोमेट्रिक के क्वेश्चंस के बारे में। सपोज हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ठीक है, अगर आपने क्या कि सपोज आपने मीथेन का क्या किया, कंबशन किया हुआ है, तो ऑलरेडी हमें इक्वेशन पता है मीथेन का, जब हम कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ से रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा CO2 and 2H2O। इसमें हमें मीथेन कितना दिया हुआ है 16 ग्राम्स। तो जब भी आपको स्टोइचियोमेट्रिक के कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो याद रखना इसका 16 ग्राम किसका होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू गिवन वेट बाय द मोलर मास। तो इसका गिवन वेट है 16 बाय मोलर मास क्या होता है CH4 का 16, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1। अब हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमें पूछा कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड और वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर पूछा हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो याद रखना इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक किसका है, कोफिशिएंट 2। तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ CH4 कितना मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम देख के क्या बता सकते हैं इसकी वैल्यूज, और ऑलरेडी हमें मीथेन दिया हुआ है 1 मोल। ठीक है, तो अगर 1 मोल ऑफ मीथेन दिया तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस, तो 2 into 18, क्योंकि 18 है मोलर मास ऑफ वाटर, तो 2 into 18 विल बी 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2। फिर से आप क्या करोगे, यू विल फॉर्म ए इक्वेशन, आपको दिया 22 ग्राम्स ऑफ CO2, तो आप सबसे पहले CO2 को कन्वर्ट करोगे मोल्स में, तो 22 बाय 44 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है कि हमें CO2 मिला 0.5 मोल्स। अब हम फिर से इक्वेशन बना सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मीथेन चाहिए, 1 मोल। तो इससे हम इक्वेशन बना लेंगे 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ मीथेन। ओके, और अगर हमें कितना चाहिए है 0.5 मोल ऑफ CO2, 0.5 जो हमने कैलकुलेट किया, तो कितना मीथेन रिक्वायर्ड होगा, 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन। सपोज हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इसकी इक्वेशन है N2H3 to NH3। हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है 5 मोल्स। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना मास ऑफ NH3, नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन NH3। सबसे पहले अगर हमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिया है, अगर हम देखें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 मोल से हमारा बनता है 2 मोल्स ऑफ NH3। तो हमें क्वेश्चन में दिया 5 मोल्स, तो 5 मोल से कितने NH3 बनेंगे, 5 into 2 विच इज 10 मोल्स। तो 1 मोल से 2 बनेंगे, तो 5 मोल्स जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें मिलेंगे 10 मोल्स ऑफ NH3। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 10^23, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6.022 10^24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने हमें क्या मिल गए, मॉलिक्यूल्स मिल गए। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब याद रखना एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कंटेन 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो हम उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो टोटल हमारे पास है 6.02 टाइम्स पर 24 मॉलिक्यूल्स, और 6.02 टाइम्स पर 24 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे इनटू 3, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1.8 टाइम्स पर 25 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज आपके पास है 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2H2O, वाटर की फॉर्मेशन है। आपसे पूछा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड, और आपको दिया हाइड्रोजन एस 20 ग्राम्स, आपको 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दिया। तो हम बोलेंगे सबसे पहले हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर देयर, तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 20 ग्राम्स बाय 2। ठीक है, 20 ग्राम्स बाय 2 विल गिव 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 10 मोल्स ऑफ हमें क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन। अब हम इक्वेट करते हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 2 मोल्स ऑफ H2O, दोनों इक्वल हैं। तो अगर 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया तो हमें मिलेंगे 10 मोल्स ऑफ वाटर। 10 मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएंगे 10 मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, जो हो जाएगा 6.022 10 पर 24 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? इन ए केमिकल रिएक्शन, अगर एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, सपोज 2 रिएक्टेंट है, ठीक है, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स, बट एक जो रिएक्टेंट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होगा, इट विल गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। तो जो कम अमाउंट में होगा वो सबसे पहले क्या होगा, कंज्यूम होगा। आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो वो जो रिएजेंट है और जो रिएक्टेंट है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे ही हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और whatever be the amount of the reactant, चाहे दूसरा रिएक्टेंट कितना भी कंसंट्रेशन में क्यों ना हो, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस कंसंट्रेशन, और जिसका अमाउंट कम है, वो हमेशा क्या बनता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आप ये फ्लो चार्ट याद रखना, कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करोगे मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। मोल्स आपको ऑलरेडी पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास बाय मोलर मास। उसके बाद आप क्या करोगे, हर एक जो मोल्स है उसको आप डिवाइड करोगे उनके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। यू डिवाइड ईच ऑफ देम बाय देयर ओन स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जिसका वैल्यू सबसे कम आएगा वो बनेगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऑल प्रोडक्ट फॉर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपने जितने लिमिटिंग रिएजेंट के क्या होंगे, मोल्स होंगे, उसके बेसिस पे आप क्या निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे प्रोडक्ट का मोल्स की और उसके मास की कैलकुलेशन। अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन के बारे में। सपोज हमें दिया 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, और ये जब मिक्स हुए दे हैव फॉर्म NH3। आपको क्या बताना है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ NH3 इज प्रोड्यूस्ड, और इन दोनों में से कौन सा है लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हमें दिया 10 kg एंड 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। केजी है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, हमारा हो जाएगा 50,000 एंड 10,000 ग्राम्स। नेक्स्ट हम इसे करेंगे मोल्स में कन्वर्ट। 50,000 डिवाइडेड बाय 28 इज 1785 मोल्स एंड 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 5,000 मोल्स। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी मोल्स आए उसको डिवाइड करेंगे उनके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो 1785 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, और इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन का 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1785 बाय 1 एंड 5000 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आ जाएगा 1785 एंड 1666। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों में से सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है, हमारी है हाइड्रोजन की, विच इज 1666। तो इससे पता चल गया जो हाइड्रोजन है इट्स ए लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इस स्टेप से हम क्या निकाल सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कि हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। तो अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, याद रखना हम करेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज। ये वाला जो स्टेप था, ये वाला स्टेप था, इट इज ओनली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार आपको पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, उसके बाद आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज कर सकते हो। तो जैसे आप स्टैचोमेट्रिक में कैलकुलेशंस में यूज करते थे, सिमिलरली आप ये भी कैलकुलेशन करोगे। सो कैलकुलेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट।
तो अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, हमारा 2 मोल्स ऑफ NH3 बनता है। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में 2 मोल्स ऑफ NH3। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, हमारा बनता है 2/3 मोल्स ऑफ NH3। और अगर हमारे पास है 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 5000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ NH3 आ जाएगा? 2/3 5 इंटू 5000 मोल्स ऑफ NH3। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितने हो जाएंगे? 2/3 इंटू 5000। अब हमें पूछा है यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 फॉर्म। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना है NH3 का? 17। तो 1 मोल ऑफ NH3 का मास होता है 17। तो 2/3 इंटू 5000 मोल्स का कितना होगा? 2/3 इंटू 5000 इंटू 17 होता है हमारा 56666 ग्राम्स और 56.67 kg। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, ठीक है। जो कंसंट्रेशन है वो किस लिए यूज होता है? दीज टर्म्स दीज आर यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ कि कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट इज एडेड, ठीक है। सबसे पहले हमारी कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज किसके इक्वल होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसको W/W भी कहते हैं इनटू 100%। तो ये सिंपल टर्म है। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH क्या हो जाएगा? याद रखना NaOH हो जाएगा हमारा सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 2 kg सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका बनता है? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर कभी क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट दिया तो आपको सॉल्यूट के साथ प्लस करके इसका सॉल्यूशन बनाना है। तो मास परसेंटेज किसके इक्वल हो जाएगा? 120 ग्राम्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम दोनों क्वांटिटी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 120 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6%। तो 6% क्या हो जाएगा? हमारा मास परसेंटेज। हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, इसे बोलते हैं हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का अगर आप बात करेंगे सिंबल इसे बोलते हैं, इसकी जो सिंबल है इसे बोलते हैं हम साई। अब मोल फ्रैक्शन क्या है? इट्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। सपोज सॉल्यूशन है, वो किसका बना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। हम किसी एक कंपोनेंट की बात करेंगे, यहाँ सॉल्यूट यहाँ सॉल्वेंट की। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। एग्जांपल, सपोज आपने सब्सटेंस A को B में डिसॉल्व किया तो A सॉल्यूट हो गया, B क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A? सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है Na, नंबर ऑफ मोल्स है B इज Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट क्या होगा? Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ Na प्लस Lb। तो अगर हम कभी भी सम करेंगे ऑल मोल फ्रैक्शन, एक सॉल्यूशन के सारे मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट को सम करेंगे तो हमारा नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सपोज हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है, इसमें दिया है हमें 44 ग्राम्स ऑफ CO2 कंबाइंड एंड देयर इज 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको मोल फ्रैक्शन बताना है CO2 एंड ऑक्सीजन का। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होंगे? ग्राम्स, देयर गिवन मास बाय मोलर मास होता है 44, तो हो जाएगा 1 मोल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, देयर वेट इज 48 डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास विच इज 32। ये आ जाएगा हमारा रेशियो 3/2 1.5। तो CO2 है हमारा 1 मोल, ऑक्सीजन है 1.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स हो जाएगा 1 प्लस 1.5 विच इज 2.5, which is also equal to 10/25 और 2/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हो जाएगा 2/5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स हो जाएंगे 1 प्लस 1.5। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज 3/5। अगर दोनों मोल फ्रैक्शन को आप ऐड कर दोगे 2/5 प्लस 3/5, इसका सम हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? द सम विल ऑलवेज कम इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसका नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम सबसे पहले इसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना? पर लीटर। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना मोलैरिटी के बारे में, जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। व्हाई इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट? क्योंकि जब समर टाइम आएगा, ड्यूरिंग समर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज ड्यूरिंग समर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम समर्स में क्या चीजें एक्सपैंड होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर्स टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो मोलैरिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो मोलैरिटी याद रखना, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मोलैरिटी का। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH। सो मास ऑफ NaOH इज 4 ग्राम्स एंड सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है हमें 250 ml। तो मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है NaOH का 4, अगर इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे 23 16 प्लस 1 विच इज 40, तो 4/40 इज द मोल्स ऑफ NaOH। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 250 ml, इसे हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.250। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 0.4 मोल्स पर लीटर, एंड मोल्स पर लीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय कैपिटल M विच इज मोलैरिटी। तो आंसर विल बी 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब हम मोलैरिटी के और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है 2mH2SO4। M मतलब याद रखना मोलैरिटी दी हुई है इन 5 लीटर सोल्यूशन। आपको फाइंड करना है मास ऑफ H2SO4। सबसे पहले मोलैरिटी पता है आपको किसके इक्वल हो जाती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स कितने दिए हैं 2, मोलैरिटी दी हुई है 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता है, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है हमें दिया हुआ है 5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते हैं, 2 × 5 इज 10। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आप मास ऑफ H2SO4 निकाल सकते हो। मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है 10, मोलर मास है 98, तो इसका टोटल वेट हो जाएगा 980 ग्राम्स। नेक्स्ट वी ट्राई टू फाइंड मोलैरिटी ऑफ 6 लीटर सोल्यूशन विच हैज 180 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का सबसे पहले आपको इसका मास पता होना चाहिए, मोलर मास। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो इसका मोलर मास होता है 60। तो मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास बाय मोलर मास। मास है 180, मोलर मास है 60, तो 180/60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर जो है 6, तो 3/6 हो जाएगा 0.5 मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट हम मोलैरिटी में बात करेंगे डाइल्यूशन लॉ की। सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन की मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1, और उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है सोल्यूट के N। अब आपने इस सोल्यूशन में क्या किया, एक सॉल्वेंट, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट था इस सोल्यूशन का आपने एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड किया, और नंबर ऑफ सोल्यूट आपने रखे सेम। तो सॉल्वेंट, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करने से क्या हुआ कि इस सोल्यूशन की मोलैरिटी चेंज हो जाएगी M2 V2, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों सोल्यूशन में क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, सपोज आपने वाटर ऐड किया और आपने कोई भी सॉल्वेंट ऐड किया, तो इसे बोलते हैं हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है M1 = N/V1, M2 = N/V2, N = M1V1, N = M2V2। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है दोनों सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूट्स आर सेम, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर डाइल्यूशन लॉ। कभी भी आप किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हो या तो सॉल्वेंट ऐड करते हो, तो आपका बन जाता है M1 × V1 = M2 × V2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। सपोज 180 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 4 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, 180 ग्राम्स यूरिया है 4 लीटर सोल्यूशन में। यू हैव टू टेल द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन व्हेन इट इज डाइल्यूटेड अप टू 12 लीटर्स। तो हमने 4 लीटर से इसको 12 लीटर्स तक क्या किया, इसको डाइल्यूट किया, और आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है विच इज M2। तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला M1 × V1 = M2 × V2। सबसे पहले मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो हमारे पास है यूरिया, यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं 180, और इसका मोलर मास होता है 60। 180/60 डिवाइडेड बाय 4 क्या, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना 4, तो 4 हम क्या कर देंगे कैंसिल, इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा हमारा टर्म इज 3। M1 M2 हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सोल्यूशन है 12 लीटर्स, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो M2 आएगा हमारा 3/12 विच इज 1/4। तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद हमारी इस सोल्यूशन की मोलैरिटी आएगी 0.25 मोलर।
नेक्स्ट हम मोलैरिटी में पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सपोज आपके पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। इन दोनों में क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सेम कंपाउंड, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर सेम, दोनों में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम है, बट दोनों ही कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। एज ए रिजल्ट M1 एंड V1, इसका मोलैरिटी एंड वॉल्यूम M1 V1 है, इसका M2 V2 है। अब आपने क्या किया, इन दोनों सॉल्यूशन को आपने मिक्स कर दिया। आपने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो क्या होगा, जो थर्ड मोलैरिटी बनेगी दोनों को मिक्स करके, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल इसके मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, M1 इंटू V1 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, M2 इंटू V2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया हमारा, V1 प्लस V2। तो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 750 ml of 0.5 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 250 ml of 2 मोलर HCl। दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या किया, मिक्स किया। तो मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 0.5 मोलर इंटू 750 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 750 बाय 250 आ जाएगा 375 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो एक्चुअल में हमारी फाइनल जो मोलैरिटी निकलेगी दैट इज 0.875 मोलर सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे जो हमारी लास्ट टर्म है कंसंट्रेशन के, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम वी विल टेक केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी की अगर हम बात करें, सो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो अगर हम मास की बात करें, हम मास ले रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो याद रखना, चाहे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, मास ऑफ ए सब्सटेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो मोलैलिटी है इट इज डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। वेयर एज मोलैरिटी, क्योंकि उसमें हमने वॉल्यूम लिया था, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। लास्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, सपोज देयर इज 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास बाय मोलर मास, 120 डिवाइडेड बाय 60 एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5 हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 4 मोलर सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की मोलैलिटी के। हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ये हमें दिया हुआ है 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl। डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम्स पर ml, आपको बताना है मोलैलिटी। तो हम मोलैरिटी से मोलैलिटी की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मोलैरिटी दी हुई है 3m, ठीक है। अगर हमें मोलैरिटी 3m दिया तो हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है और हमारे पास मोलैरिटी कितनी है 3m, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, 3 मोल्स। तो 3 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट होगा हमारे पास NaCl का। समझ आया कि अगर हम सॉल्यूशन को लेंगे 1 लीटर तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे 3, और इस 3 को हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ NaCl फाइंड कर रहे हैं। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ NaCl का मास होता है 58.5, तो 3 मोल्स का होता है 175.5 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करेंगे मास ऑफ द 1 लीटर सॉल्यूशन। मास कैसे पता करेंगे, हमें डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की और हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम, अगर हम मास की बात करें तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी हमें ml में दी है तो वॉल्यूम हमने लिया 1 लीटर, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज 1.25 एंड वॉल्यूम इज 1000 ml, तो हमारे पास मास आ जाएगा 1250 ग्राम्स। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ NaCl और सेकंड से हमने बात किया है फाइंड द मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें पता चलना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास किसके इक्वल होता है, सोल्यूट माइनस सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। तो सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट को करेंगे 1250 माइनस 175.5, आपको मिलेगा 1074.5 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा
मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिया हुआ है 3 और हमें ऑलरेडी मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज 1074.5 ग्राम्स और 1.0745 kg। ठीक है, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा आंसर विच इज 2.79 मोलल सॉल्यूशन। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।